तो ये जो एक प्रवृत्ति रही, तो अब उसके बाद जब हम आते हैं, इधर आते हैं, वैज्ञानिक उन्नति हुई, रेडियो आया। जब तक रेडियो आया तब तक हमारे पास फिर भी बहुत समय था, किसी किसी घर में रेडियो हुआ करता था, सुनने चले जाते थे। तो उस समय व्यक्ति बिल्कुल। अगर गीत गा रहा है तो एक तन्मयता, जो गीत के लिए एक तन्मयता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, जो टूटन नहीं चाहिए, एक ही मूड में रहने की जो प्रवृत्ति है, वो मूड में हम्म। रहने की प्रवृत्ति तब पहले थी, ज्यादा थी। और बाद में आकर के हमारे लिए बीच में व्यवधान आने लगे। रेडियो कोई खास ज्यादा व्यवधान नहीं बना। उसके बाद दूरदर्शन आया, मतलब इनसे जानकारी भी दोनों बातें, अच्छाइयां भी हैं और हर चीज की वो भी हैं। जो कलाकार होता है, जो उसकी एकाग्रता है, वो टूटती है उसके अंदर। तो हमारे पास जब मनोरंजन के बहुत सारे साधन आ गए, तो हम उन सबको देखने लगे। उस समय जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, वही किसी किसी घर में होता था, लोग जाते थे कि मोहल्ले में एक आध के यहाँ होता था, वो जाके देख लेते थे, फिर हर घर में आ गए। फिर उसके बाद वो जो है रंगीन टीवी आ गए। रंगीन टीवी के बाद में फिर चैनल से इतने सारे आ गए, अब कोई भी चैनल आपका वो खोल दीजिए, अपने मन की बात देख लीजिए। तो कुल मिला करके पूरा का फ्री टेलीफोन आ गया, मोबाइल आ गया। इस मोबाइल के अंदर अभी आप बात कर रहे हैं, अभी मैंने जो है आपसे जो बात करना करना शुरू किया, तो उससे पहले डू नॉट डिस्टर्ब वाला पीछे जो था वो करना पड़ा, जिससे कि फिर हम्म। टेलीफोन आते, फिर आपसे बात नहीं हो पाती। तो आप एक सही। मूड में जब, मैं खुद भी एक किसी मूड में कविता का होता हूँ, और सुबह से शाम तक इतने फोन आते रहते हैं, तो उन फोन को अटेंड करता हूँ, तो वो सारा का वो एक मूड जो होता है कविता का, उसमें जरूर जरूर कोई विचलन आता है, उसमें वो खंडित हो बिल्कुल। जाता है उस समय मूड जो है। तो इस तरीके से जितनी जैसे जैसे वैज्ञानिक उपलब्धियां होती चली जाती हैं, वैसे ही हमारी मान्यता बदलती चली जाती हैं। रेल की यात्रा, बसों की यात्रा, हवाई जहाजों की यात्रा, इन सब यात्राओं के अंदर बराबर में कौन बैठा है, नहीं पता। तो कहाँ वहाँ बिल्कुल। कहाँ विराजमान रहेगा, कहाँ पर ये धर्म की बात रहेगी। हर आदमी पास में बैठा है, छू रहा है, उसके पास में हम बैठे हुए हैं। तो एक प्रकार से सामाजिक जो जो हमारी जो वैज्ञानिक उन्नति हुई, उस वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ हमारी सामाजिक अवधारणाएं जो हैं, वो धीरे धीरे बदलती चली गई। हमारे जीवन मूल्य बदलते चले गए, और हमारी धारणाएं ज्यादा देखा जाए तो ज्यादा मानवीय होती चली गई। ये बात अलग रही कि आदमी के हाथ में पहले हॉकी थी, उससे पहले पहले मुक्केबाजी करता है, हॉकी से पिटाई करने लगा, फिर पिस्टल निकाल ली, फिर उसके बाद में जो प्रवृत्ति थी ना, प्रवृत्ति जिसके अंदर जो होती है वो डेवलप होती चली जाती है, जैसे जैसे उसे साधन मिलते चले जाते हैं। जी। तो जिसमें अच्छी प्रवृत्ति थी, वो अच्छी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, उसको अच्छे साधन मिलते चले गए, उन्हें अच्छाइयां ढूंढ ली। जो बुरे लोग थे, तामसी प्रवृत्ति के थे, उन्होंने तामसी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी अपनी चीजें ढूंढ ली विज्ञान के अंदर, और वो और ज्यादा बड़े डाकू बनते चले गए, हत्यारे बनते चले गए, आतंकवादी बनते चले गए। तो मतलब कहने का ये है कि जो वैज्ञानिक उपलब्धियां होती हैं, उनके दोनों पक्ष होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। जो अच्छे लोग थे उन्होंने उसके अच्छे पक्ष को अपनाया। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर व्यवधान डाल रही हैं, जो हमारे जीवन को एक उस रूप में रहने देती जिस रूप में हम थे। अब इसी समय जो कोरोना पीरियड चल रहा है, हम सब लोग घरों के अंदर हैं, बाहर ज्यादा जी। नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारी जो सामाजिकता थी, सामाजिकता के अंदर थोड़ा सा अवरोध आया, और हम जो है घर के अंदर के जो लोग हैं वो भी दूर दूर बैठ रहे हैं, या कहीं बीमारी न लग जाए। तो ये जो तमाम परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से ही व्यक्ति के जीवन मूल्य बदलते हैं। इसका मतलब ये नहीं पति पत्नी का प्रेम कोई अलग हो गया, लेकिन पति पत्नी भी दूर बैठ रहे हैं बीमारी की वजह हम्म। से, भाई भाई दूर बैठ रहे हैं, पिता पुत्र भी दूर दूर बैठ रहे हैं। तो वैसे दूर एक दूर बैठने का मतलब ये हुआ कि सब हम ये कहेंगे सब हमारे जीवन मूल्य बदल गए, जीवन मूल्य नहीं बदले, परिस्थितियां बदली, तो उसके अनुसार ऊपरी जो भौतिकता है उसमें परिवर्तन आया। एक बात खास जी। जरूर कहना चाहता हूँ, जो कि आपने प्रश्न किया है, उस प्रश्न से जुड़ी हुई जी। बात है। न जाने क्यों मेरे भीतर ये बात बसी हुई है। ये दो शब्द जो है मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं। एक शब्द सभ्यता और एक शब्द संस्कृति। हम हम्म। सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ते थे, जब हम छोटे थे, इतिहास की किताब पढ़ाई जाती थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से जो सभ्यता और संस्कृति की बात निकली थी, तो उसमें पढ़ते थे, तो मैंने बहुत ध्यान दिया, गौर किया इस बात पर। जब सभ्यता की बात आती थी तो उसमें आता था हमारे मकान ऐसे होते थे, हमारे स्नान गृह ऐसे होते थे, हमारे आंगन ऐसे होते थे, हमारे मकान इस प्रकार के बने हुए थे, वगैरह वगैरह। जो हमारी भौतिक समृद्धि है, जो हमारे बाह्य जीवन के लिए चीजें जरूरी होती हैं, उनकी बात कही जाती थी सभ्यता के। हमारे उस समय सभ्यता क्या थी, तो ये बातें गिनाई जाती थी। और जब संस्कृति की बात आती थी, तो ये बात गिनाई जाती, गुरु का आदर होता था, माता पिता का आदर होता था। तो वो व्यवहार की चीज थी। तो एक संस्कृति हमारा व्यवहार है, और सभ्यता हमारी भौतिक भौतिक प्रगति है। तो गलती ये हुई है इस समय कि लोग जो हैं वो सभ्यता को संस्कृति समझ रहे हैं। बिल्कुल यानी जो सही। हमारी समृद्धि है उसमें, अगर उसको ही संस्कृति समझ रहे हैं, कल्चर समझ रहे हैं।
जब ये कल्चर व्यवहार होता है, एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ भौतिक सभ्यता नहीं है, उसके पास ना कोई बढ़िया मकान है, ना बहुत बढ़िया कारपेट है, ना बहुत बढ़िया पर्दे हैं, ना उसके कारें हैं, ना कुछ हैं, और तब भी वो व्यक्ति उसके घर जाए और वो एक गिलास पानी प्यार के साथ या चारपाई बिछा कर मेली सी चादर बिछा कर आई बेचैन जी बैठिए, है ना, और एक गिलास पानी ले आता है, तो वो व्यक्ति कल्चर्ड है। वो भले ही चाहे भौतिक दृष्टि से सभ्य ना हो, भौतिक दृष्टि से उसके पास चीजें ना हो, लेकिन उसके भीतर जो व्यवहार नाम की चीज है, जैसे हम संस्कृति कहते हैं, जैसे कल्चर कहते हैं, वो उसके पास है। तो वो कल्चर बड़ी चीज है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो, बहुत बढ़िया मकान हो, भव्य मकान हो, उसका कई मंजिल का मकान हो, क्या खूबसूरत पर्दे हो, क्या खूबसूरत कारपेट हो, और जो घर में आता है उसको गाली दे करके और धक्का देकर बाहर निकाल देता हो, तो भले वो सभ्यता, वो सिविलाइज तो हो सकता है मेरी दृष्टि से, बट ही इज नॉट कल्चर्ड। वो कल्चर्ड नहीं है, सिविलाइज्ड है, कल्चर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, किसी देश के अंदर दोनों चीजों का विकास होता है, जब कल्चर का भी विकास होता है, सभ्यता का भी विकास होता है, तो वो देश जो है उन्नति करता है, वो समाज उन्नति करता है। दुर्भाग्य से दुनिया भर के अंदर जो देखने नहीं आ रहा है कि वो जो है सभ्यता का विकास तो हो रहा है, लेकिन संस्कृति, जो मानवीय मूल्य, हमारे जीवन मूल्य है, जो प्रेम है, करुणा है, जो हमारे भीतर जो है दया है, जो कि हम दूसरों की हेल्प करने की भावना है, परोपकार की भावना है, संवेदनशीलता है, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। जो हमारे संस्कृति के जीवन मूल्य थे, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर थी, वो धीरे धीरे खोती चली जा रही है। हम पश्चिमी संस्कृति में घुल मिल करके, जो कि पश्चिमी संस्कृति में, पश्चिमी देशों में भी गया हूँ, मैंने देखा बहुत ज्यादा कल्चर्ड है वो लोग, वो सभ्य भी है और कल्चर्ड भी है। अगर हमारे देश के अंदर हम सभ्य भी हो जाए, कल्चर्ड भी हो जाए, तो हमारे देश जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। 24 देशों की यात्रा करने के बाद मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो है चारित्रिक पतन हुआ, वैसे बिल्डिंग ऊंची होती चली गई। तो वो विज्ञान ने जो किया, सब कुछ किया, तो ये परिवर्तन तो होता जाता है। तो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उन सब के अंदर विज्ञान ने एक तरफ फायदा ही पहुंचाया और एक तरफ जो हमारे एकाग्रता को छीन लिया। आज बहुत अच्छी किताब छापी जा सकती है, क्योंकि कंप्यूटर की मदद से अच्छे प्रिंटिंग प्रेसेज हैं, बहुत खूबसूरती के साथ कोई भी किताब छापी जा सकती है। पुराने जमाने में हाथ से लोग लिखते थे, जब सुंदर राइटिंग होते थे, उनसे लिखवाई जाती थी, उनसे कॉपी कराई जाती थी। तो अब हमारे पास इतने बढ़िया साधन है कि 3 दिन के अंदर किताब निकाल सकते हैं, एक दिन में चाहते 1 दिन में किताब निकाल सकते हैं। आप अखबार देखते हैं कि आपका इतना बड़ा अखबार जो है रात को अगले दिन सुबह पहुंच जाता है लोगों के पास तक। तो ये जो एक चीज है, वो विज्ञान ने इतना किया कि बहुत फास्ट गई, बहुत तेजी के साथ चीजों को हमारे हम तक पहुंचाया, हमारे समाज तक पहुंचाया, और समाज तक पहुंचा करके हमारे अंदर जो परिवर्तन है वो भी बड़ी तेजी के साथ आने शुरू हुए। कितनी जल्दी जल्दी फैशन बदलते हैं, कितनी जल्दी। सामने हम टीवी पे देखा, लड़के लड़कियों ने उसी प्रकार फैशन बदल देते हैं। तो कल्चर फैशन नहीं होती है, लोगों ने कल्चर को फैशन मान लिया। मैंने एक उदाहरण देता हूँ आपको। मेरे घर में जो भी व्यक्ति बड़े आते थे, मैंने अपने बच्चों को सिखाया कि उनके पाँव छुओ। अपने बेटे को सिखाया, प्रगीत नाम है, वो ऑस्ट्रेलिया में है इस समय, सिडनी में। तो सिखाया पाँव छुओ, तो बड़ों के पाँव छुओ जो घर में आते हैं। तो मैंने ये भी दिखाया कि जब मेरा बेटा पाँव छूने के लिए किसी झुका, तो एक आध व्यक्ति ऐसे भी थे, पर उन्होंने छोड़ा, अरे छोड़, ये पुराना फैशन हो गया है। यानी पाँव छूने को फैशन कर रहा है, तो फैशन तो बदलता है, कल्चर क्या बदलेगी? तो पाँव छूने का फैशन थोड़ा ही है भाई, ये कोई बाहरी सभ्यता थोड़ा ही है। तुमने कहा भाई साहब ऐसा करें, आप जो है पाँव छुआ लीजिए, या अगर दूसरों के पाँव छूना ही भूल जाएंगे। मैं बच्चों को कल्चर्ड बनाना चाहता हूँ, नॉट सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड भी हो, लेकिन कल्चर्ड भी हो, उन्नति करें, भौतिक विकास भी हो, पैसे पैसे भी अच्छे कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, है ना, ईमानदारी से कमाएं, सच्चे रह करके कमाएं, सच्चे बनकर के कमाएं, इंसान बनकर के कमाएं। तो मैं तो कहना ये है कि कल्चर जो है व्यक्ति को इंसान बनाती है, कल्चर इंसान व्यक्ति को इंसान बनाती है। तो कितने गरीब व्यक्ति हो, लेकिन कल्चर है तो मेरे लिए बहुत पूजनीय है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत। अगर हम अच्छा पूछता हूँ, दुनिया में हम आए तो हम क्या बनकर आए? परमात्मा ने हम दुनिया में क्या बना के भेजा? इंसान बना के भेजा ना। पशु को पशु बना के भेजा, पक्षी को पक्षी बना के भेजा। पशु ने अपनी पशुता नहीं छोड़ी, पंछी ने अपना उड़ना नहीं छोड़ा, लेकिन मनुष्य ने मनुष्य बना के भेजा परमात्मा ने, हमने अपनी मनुष्यता छोड़ दी, हमने अपनी इंसानियत छोड़ दी। हम पहला कदम दुनिया में जब रखा तो हम इंसान बन करके रखा। परमात्मा हमें इंसान बना के भेजा था यहाँ पर, वो हम क्या इंसान बने रहे? हम तो हैवान बन गए। तो मतलब कहने का ये है कि हमारी जो सोच है, उस सोच के अंदर अगर हम इंसान बने रहें तो सारी चीजें अपने आप ठीक होती चली जाती हैं। ना हिंसा रहेगी, ना नफरत रहेगी, ना ये विवाद रहेंगे। ये सारे विवादों से छुट्टी मिल सकती है अगर हम इंसान बन करके रह सकें।
तो इंसान हमने बनना छोड़ दिया। यही बड़ी भारी गलती है। तो एक जो परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन, मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ है, उस समझ के हिसाब से मैंने अपनी बात आपके सामने रखी कि ये जो परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तन में हम ये देखते चले जाएं कि भौतिक विकास जितना हो उतना सांस्कृतिक विकास भी होता रहना चाहिए। हम मनुष्य भी शरीर दुनिया में आए हैं, आत्मा लेकर आए हैं, मन लेकर आए हैं, शरीर लेकर आए हैं। आत्मा की भी प्यास होती है, अध्यात्म होती है, मन की प्यास होती है, प्रेम है, सब ये कलाएं हैं, सब मन की प्यास है सारी। और शरीर की प्यास होती है, शरीर जो है उसमें रोटी खाएंगे, अच्छा मकान हो हमारे पास, अच्छे साधन हो खाने के, अच्छा भोजन हमें मिले, अच्छे कपड़े हम पहन सकें, ये सब भौतिक विकास। तो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों की जो प्यास है, तीनों की जो भूख है, ये तीनों की भूख है, उसके बारे में सोचें, व्यवस्थित हो जाए, वो एक ढंग से रहे, उसके अंदर अनुशासित रूप में उसका रहे, तो हम मानेंगे कि इंसान इंसान बन पाया। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जीवन मूल्य जो है हमारे, वो संवेदनशीलता है और इंसानियत सबसे बड़ी चीज मेरी जिंदगी में है। डॉक्टर साहब, मैं जीवन में हजारों लाखों लोगों से मिला हूँ। बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, हर क्षेत्र के लोगों से बातचीत होती है। उनमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उनमें लिटरेचर से जुड़े हुए लोग भी हैं, मुख्तलिफ सेक्टर से जुड़े हुए लोग होते हैं। बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो बहुत सकारात्मक होते हैं। आप उनमें से एक आदमी ऐसे हैं जिनको मैं इस मामले में शिरोमणि कहूंगा कि आप जितना सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति मैंने अभी तक नहीं देखा है। इतनी अरे तो सकारात्मक आप कैसे बने रहते हैं, ये राज आप जरूर बताइए अपने हमारे दर्शकों को, ताकि कम से कम आप जैसे, मैं तो युग पुरुष कहूंगा आपको, भले ही आप लेखक और कवि हैं, लेकिन आपने इतने दशकों की यात्रा कर ली है, लेखन की भी आपका अथाह योगदान है, हिंदी साहित्य को भी, मंचों को भी, और आज की पीढ़ी को भी, और जो पीछे पीढ़ी जा रही है उसके लिए भी। तो सकारात्मक कैसे रहे आदमी जीवन में तमाम तरह की मुश्किलों के बीच? असल में क्या है, ये तो मैं नहीं जान पाता कि आखिर ये प्रभु कृपा रही, माँ की कृपा रही है, पिछले जन्मों का कोई फल है जो कि मैं इस रूप में आपके सामने रहा हूँ। असल में बचपन से ही मेरी तमाम नकारात्मक स्थितियों में मैं जिया हूँ। पहले जन्म लेने पर ही मैंने पिता के दर्शन नहीं कर पाया, 2 महीने का था, मैं उनकी सूरत तक नहीं देख पाया। मुझे पता नहीं कैसे थे, आज फोटो भी नहीं मेरे पास उनका। अगर यहाँ तक कोई हैंड राइटिंग मिल जाए तो मैं उसी को चूम लूंगा, हम अपने पिताजी के चरण को समझ करके। तो वो एकदम अचानक, मतलब सारा कुछ लुट गया, सब खत्म हो गया, है ना। इतना संपन्न परिवार हमारा था। पिता हमारे घोड़े पर निकला करते, माँ हमारी पालकी पे निकला करती थी, है ना। और पिता के देहांत के बाद में डकैती पड़ गई घर के अंदर 3-4 दिन के अंदर ही, और वो सारा का सारा सामान लूट के ले गए। जितना घर में दादा परदादा का जो दबा हुआ था पैसा, अशर्फी, चांदी का रुपया, सोने चांदी के गहने वगैरह, वो सब लूट के ले गए। और मेरी माँ बिल्कुल एक डर करके गांव छोड़कर अपनी माँ के घर आ गई मुझे लेकर के। तो वो नकारात्मक स्थिति थी। फिर नानी के यहाँ आए। नानी के यहाँ आए तो नाना जी की डेथ हो चुकी थी, मामा जी की डेथ हो चुकी थी। केवल नानी जी थी, विडो थी। एक छोटा सा खेत था, उसके पास उनका मकान था, वहां रहा। और 1.5 साल की उम्र तक मैं नानी के पास रहा। उसके बाद मौसा जी के पास चला गया, है ना। और मेरी माँ और मैं और मेरी 2 बहनें थी बड़ी, चले गए, वहां चले गए। तो वहां से 2 महीने जब मैं 2 साल का था, उसके बाद मेरी माँ ने मेरी छोटी बहन की शादी चंदोसी के पास में गांव है वहां पर कर दी। तो मैं उनके वहां चला गया, मैं बहनोई साहब के पास चला गया। तो वहां से उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। और उसके बाद दुर्भाग्य से जब मैं 6-7 साल का हो तो माँ भी चली गई। माँ के चले जाने के बाद में जो मेरी बहन थी वो भी 2 साल बाद चली गई, जिसके पास मैं रहता था। जीजा जी ने हम ओहो। केवल 2 मिनट। तो ये तमाम जो चीजें नकारात्मक स्थितियां थी सारी की सारी, इनको मैंने फेस किया। माना कि उस समय छोटा था, बच्चा था, तो मैं, मेरा ज्ञान तो था नहीं, लेकिन ये चीजें मैंने देखी। मैं खुद जब 9 साल की उम्र में भूख लगी तेजी के साथ, और मैं जो चूल्हे पर रोटी बनाने बैठ गया, और मुझे जो बाजरे की रोटी बनाई जिंदगी में पहली बार, जो टूट रही थी तवे पर, और मैं उसको सेकते हुए खा रहा था बिना सब्जी के, और इतनी मिठास उसमें आ रही थी, तो भूख कर रही थी कि रोटी खा, और बना अपने हाथ से। तो वो तमाम जो सारी चीजें थी, जो नकारात्मक स्थितियों से मैं गुजरा, उन्होंने मुझे सकारात्मक बनाया। दूसरी बात क्या थी कि मेरे जो जीजा जी थे भले वो गांव के एक किसान थे और मजदूरी करते थे। मजदूरी में एक प्रेस में, प्रिंटिंग प्रेस में वो मशीन मैन थे, जो कि गांव से चल करके
4-5 किलोमीटर गांव था, वहां से चंदोसी आया करते थे और वहां पर वो मशीन मैन थे। तो उन्होंने, लेकिन बहुत विशाल हृदय के व्यक्ति थे। माना कि उनके माता पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था, इसलिए वो माता किसी कोई ऐसा बच्चा जिसके बचपन में माँ बाप मर गए हों, वो उस दर्द को जानते थे, इसलिए उन्होंने जी, मेरे दर्द को पहचाना। और मेरी बहन की डेथ के बाद भी उन्होंने अनेक वर्षों तक उन्होंने शादी नहीं की, यानी कहीं मुझे कोई कष्ट ना मिल जाए, मुझे कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए वो जो है, जो उनके, वो शादी कर सकते थे उस समय, लेकिन तब भी उन्होंने मना किया कि बच्चे के लिए कोई आकर के परेशान ना करे। तो उन्होंने मुझे सकारात्मक सोच दिया। उन्होंने मुझे बताया कि ये धोबी हैं तो चाचा कहो, ये कहार हैं तो उनको नानी कहो, भुर्जी हैं तो दादी कहो। यानी रिश्ते जो हैं घर के अंदर से गायब होते चले गए, लेकिन वो पूरा जो मोहल्ला था, पूरा जो शहर था, वो मेरा एक परिवार बन गया, पूरा मोहल्ला परिवार बन गया। वो दादी मुझे यहाँ, अगर घर में नहीं है मेरी दादी, तो सामने वाली वो जो थी वृद्धा थी, वो मेरी दादी हो गई। बराबर में जो वर्जिन थी, बैठी रहती थी मूंगफली भूनने के लिए, हैं, वो मेरी जो नानी हो गई। तो परिवार के अंदर रिश्ते नहीं मिले तो बाहर के रिश्ते शुरू हो गए। तो मुझे सारा का सारा मोहल्ला परिवार बन गया, उन सबका प्यार मुझे मिलता चला गया। उस सबने मुझे सकारात्मक स्थितियां दी। अगर हाँ मुझे हकालत की दृष्टि से देखते, अगर पूरा समाज वो हकालत की दृष्टि से देखता या देखता, या समाज जीजा जी मुझे निकाल के बाहर कर देते, प्रेम न देते मुझे वो, तो मैं नकारात्मक स्थिति हो जाता। हो सकता है मेरे हाथ में चाकू आ जाता, मेरे हाथ में बंदूक आ जाती, मेरे हाथ में जो है पिस्टल आ जाता। लेकिन सब लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं परिवार में नहीं हूँ। इसलिए सारा का सारा जो प्यार उनका मुझे मिला, उसने मुझे सकारात्मक सोच का बना दिया। जीजा जी के व्यवहार ने सकारात्मक सोच का बनाया, समाज ने भी मुझे सकारात्मक सोच का बनाया, और बचपन से ही मैं जो हूँ सकारात्मक सोच का व्यक्ति रहा। धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ा होने लगा, समझ में आने लगी, और मुझे लगा नकारात्मक व्यक्ति बहुतों को देखा मैंने अपनी जिंदगी में। वे लोग जो नेगेटिव सोच के व्यक्ति थे, वो इस कदर परेशान रहे अपने अंदर भी, और उन्होंने आसपास के लोगों को इतना परेशान किया कि उनको जीवन में चलने नहीं दिया। तो ऐसे लोग जो नकारात्मक सोच के हैं, उनको मैंने जब देख लिया, और मैंने देखा ये उन्नति नहीं कर पा रहे, जब मैंने देख लिया कि दूसरों की उन्नति में बाधा बनते हैं, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत खराब चीज है। क्यों ना पॉजिटिव सोच का बना जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ओंकार जी, मैं जिंदगी में जितना ज्यादा परेशान होता हूँ, जितनी बड़ी खराब परिस्थितियां मेरी जिंदगी में आती हैं, उतना ही मैं और ज्यादा सकारात्मक हो जाता हूँ। और तब मैंने ये शेर भी कहा, आप लोगों आपको सबको पसंद जी, भी है। तो जी, जी। दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। आदमी का स्वभाव है, तो किसी व्यक्ति को खुश नहीं देखना चाहता, खुश देखना बिल्कुल। चाहे वो दुश्मन बन जाता है। आप समृद्धि कर रहे हैं तो दूसरे आदमी ईर्ष्या में आ जाएंगे, जलन में आ जाएंगे, आपको अवरोध पैदा करेंगे, आपके रास्ते की रुकावटें बनने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा कि दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, कभी, एक आध बार की बात हुँ, थोड़ी है, दो चार बार हम हुँ, जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, विरोध करना तैयार हुँ, हो जाते हुँ, हैं तुरंत। मैंने ये भी कहा हुँ, था कि और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है। और तो सब हुँ। ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। पहचान अरे हम वाह! भूल गए, ये दोस्त है कि हमारा दुश्मन है। तो मैंने उस समय ये कविता के अंदर भी लाने की कोशिश की। मेरी कविता अधिकतर सकारात्मक सोच की है, या संवेदनशील है तो वो भी सकारात्मक सोच देने के लिए ही होते हैं। दुःख की हुँ, बात भी हुँ, कहूँगा जिस कविता में, तो वो भी उसमें सकारात्मक सोच देने के लिए कहूँगा। तो मैंने उसमें कहा कि दो चार बार हम जो कभी हँस हँसा लिए, सारे जहाँ ने हाथ में पत्थर उठा लिए। ये सकारात्मक सोच था जिसने मुझसे ये कहलवाया। जिन लोगों ने पत्थर उठा लिए हों, विरोध किए हों मेरा, उनके लिए कह रहा हूँ कि जी, जी। उसने फेंके मुझ पे पत्थर ज़माने ने, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊँचा, और ऊँचा, और ऊँचा उठ गया। रास्ते क्या में बात! रुकावटें आई, उनको उठाने के लिए आई। पानी में पत्थर फेंकिए, छलांग मारता है पानी। अगर हम अपने आप को पानी बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो समय आता है, ये पत्थर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे विरोध कुछ नहीं, ये सारे के सारे विरोध जो हैं, अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और तब मैंने उसमें ये भी हुँ, कहा, 2-4 बार हम जो कभी हँस हँसा लिए, सारे जहाँ ने हाथ में पत्थर उठा लिए, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊँचा, और ऊँचा, और ऊँचा उठ गया। ओंकार जी, शायद इससे ज़्यादा पॉज़िटिव बात मैं नहीं कह सकता था, अब जो कहने जा जी, रहा हूँ। जी। चाहता हूँ जो श्रोता सुन रहे हों, इन पंक्तियों पर अपने हृदय पर अंकित कर लें और विचार करें, गुनें इन पंक्तियों पर। ये कुँवर बेचैन क्या कह रहा है इसमें? कहता हूँ कि हुँ, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊँचा, और ऊँचा, और ऊँचा उठ गया। कहता हूँ कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, बिल्कुल हुँ, नेगेटिव, वो पॉज़िटिव बात कहता हूँ। दुनिया ने मुझ हाँ, पे फेंके
पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने क्या उन्हीं को बात। जोड़ के घर बना लिए, मैंने उन्हीं को, वो विरोधों से ही मैंने सकारात्मक बन गया। जो नकारात्मक स्थितियां आई थी उन्हीं को मैंने सकारात्मक बनाने की कोशिश की। और मैं कुंवर बेचैन जो आपके सामने बैठा है, 2 पंक्तियां इसी के साथ जुड़ी हुई कहना चाहता हूँ। जी, जी। जो मैंने अपने बारे में बताया, बचपन से बहुत संघर्ष और दुख के दिन देखे, तो एक कुंवर बेचैन जो आपके सामने है, आप स्नेह दे रहे हैं, सारी दुनिया स्नेह दे जी, रही है। जी, कहता हूँ जी। कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, सनटियाँ पड़ी मेरी पीठ पर, है ना? ये पड़े, सूर्य की किरणें जब निकलती थी ना साहब, सुबह का जब दिन निकलता था तो मैं, लगता था सूर्य की किरणें नहीं बल्कि सनटियाँ हैं, जो मेरी पीठ पर हुँ, पड़ हुँ, रही हैं, नंगी पीठ पर, हुँ। ऐसा मुझे लगता है। तब कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। ओह मैंने हो उन्हीं में हो! बांसुरी के स्वर बना लिए, तो संटी को मैंने बांसुरी बनाने की कोशिश की। संघर्ष को मैंने एक नई ऊर्जा देने की कोशिश की अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये सब माँ की कृपा से, परमात्मा की कृपा से हुआ। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे संस्कार कुछ ऐसे रहे होंगे, या प प पुराने जन्म के जो फल हैं, वो दुःख और सुख, अच्छे-बुरे सभी दोनों फलीभूत हुए होंगे। जो बचपन से जी। वंचित हो गए अपने परिवार से, और ये सुखद बात ऐसी रही कि सारी दुनिया मेरी परिवार बन गई। सारी दुनिया मेरी परिवार बनी। एक हाथ से परिवार छिना, तो दूसरे हाथ से परमात्मा ने सारी दुनिया को मेरा परिवार बना दिया। सारी दुनिया मुझे प्यार करती है, कोई बेटे के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई गुरु के रूप में, कोई शिष्य के रूप में, हर तरह के रूप में मैं जो हूँ लोगों के सामने हूँ। तो इसलिए इतना बड़ा परिवार जिसका हो, वो किस परिवार की चिंता करेगा?